नमस्कार। न्यूज ड्रम लाइव के इस खास एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीरज शर्मा और आज हम बातचीत करेंगे 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर। फोकस इस वक्त पूरे देश का राजस्थान चुनाव पर है, क्योंकि यहीं पे कुछ मामला फंसा हुआ है। बाकी और जगहों पे भी हम आपको लेकर के चलेंगे। हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल होने के लिए मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी और राजनीतिक विशेषज्ञ शेखर अय्यर जी और औरंगजेब नक्शबंदी। सबसे पहले हम औरंगजेब के पास चलेंगे। औरंगजेब, हम देख रहे हैं कि राजस्थान चुनाव की डेट अब केवल 29 या 30 दिन रह गई है आने में, और अभी तक कांग्रेस की केवल 76 सीटों पे कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट हुआ है। किस तरीके से ये हर्ट कर रही है? सबसे पहले तो आप बताएं क्यों हो रहा है डिले, और दूसरा कितना हर्ट कर रही है ये कांग्रेस को इस तरीके की इनडिसाइसिवनेस सीटों को लेकर के। नहीं, देखिए, एक तो डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ जो अशोक गहलोत के खास लोग हैं, जो उनके करीबी लोग हैं, उनकी टिकट काटी जा रही है। और वो इसमें लगे हैं कि नहीं, इनकी नहीं, जिसमें शांतिलाल धारीवाल है, मोहन जोशी हैं, ये वगैरह, जो ये वो लोग हैं जिन्होंने लास्ट ईयर जब इनको अशोक गहलोत को नॉमिनेशन भरना था कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए, और एक सीएलपी मीटिंग बुलाई गई थी जयपुर में, तो इन्होंने रिवोल्ट करके एक पैरेलल सीएलपी मीटिंग होल्ड की और बोला कि हमारे नेता अशोक गहलोत ही, और अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री रहेंगे। उस टाइम काफी क्लियर किया था कांग्रेस हाईकमांड ने कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और अशोक गहलोत को यहाँ पे एज कांग्रेस प्रेसिडेंट नॉमिनेशन करा के उनका इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और सारी उन्होंने कांग्रेस हाईकमांड को डिफाई किया और एक पैरेलल मीटिंग हुई शांतिलाल धारीवाल के घर पे, जिसके बाद चूंकि अशोक गहलोत को नहीं बनाया गया, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए कांग्रेस अध्यक्ष। लेकिन कांग्रेस हाईकमांड को एक डिफायंस दिखा वहां उस पीरियड में। तो इसलिए उन लोगों को के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है कि उनको टिकट नहीं दिया है इसमें। लेकिन अशोक गहलोत भी हिम्मत नहीं हार रहे, वो भी लगे हुए हैं, इसीलिए डिले हो। देखिए, अगर कांग्रेस हाईकमांड एक डिसीजन लेना था तो इस उन सीटों पे आप कैंडिडेट अनाउंस करके आप आगे बढ़ो, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। उसके चलते अभी डिले हो रहा है, तो वो क्लियर हो गया। देखिए, और भी कई सीटें ऐसी हैं जहां पे कुछ सचिन पायलट के लोग हैं, कुछ अशोक गहलोत के लोग हैं, कुछ सीपी जोशी भी अब कुछ अपने कैंडिडेट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सब चल रहा है और ये नॉर्मल है, इसमें कोई गलत। आपने बीजेपी में भी हम देख रहे हैं, हर जगह यही हो रहा है, और कांग्रेस में भी ये ऐसा कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है ऐसा। इन हाँ, सबके ये पीछे है कि आपके, औरंगजेब फर्स्ट भाई, टाइम। मैं रोकना चाहूंगा आपको। आपने बोला कि कुछ इसमें अबनॉर्मल नहीं है, लेकिन अब आपकी बातों से मुझे थोड़ा सा अबनॉर्मलिटी इसमें दिख रही है। आप कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के लोगों को कांग्रेस का जो हाईकमान है वो पिनलाइज करना चाहता है या उनको टिकट नहीं देना चाहता है। एक बात रही। दूसरी, अगर हम बात माने तो कांग्रेस का हाईकमान का मतलब होता है राहुल गांधी, वर्चुअली। ऑफ कोर्स सोनिया गांधी है, बाकी सब लोग हैं, खड़गे भी हैं। तीसरी बात ये रही कि अगर एक तरफ हाईकमान चाहता है कि अशोक गहलोत के लोगों को और उनके लॉयलिस्ट को पेनलाइज किया जाए, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी को प्रोमिनेंस मिलने लगी है। जैसे कल भी अशोक गहलोत ने ट्वीट करके लिखा कि प्रियंका गांधी आएंगी और यहाँ पे घरेलू महिलाओं के लिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करेंगी। प्रियंका गांधी गई भी। तो बात जो अब मुझे समझ में आ रही है कि शायद अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट के साथ साथ ये प्रियंका गांधी वर्सेस राहुल गांधी भी होते जा रहा है क्या? नहीं नहीं, आपके ऐसा कमेंट्स। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और इसमें मैं मेंटेन कर रहा हूँ, इसमें कोई एबनॉर्मलिटी बात नहीं है, क्योंकि टिकटों के टाइम पे मारधाड़ अभी हमने मध्य प्रदेश में देखा, भूपेंद्र यादव के साथ क्या हुआ। जी। ये कोई एबनॉर्मल चीज नहीं है, अनयूजुअल नहीं है, बहुत आपका कहना एक चीज है कि अगर मैंने खुद ही बोला आपको कि अगर कांग्रेस हाईकमांड डिसाइसिव होती तो इनका नाम अनाउंस करके आप आगे बढ़ो, लेकिन जी। ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एक रसाकशी चल रही है, जिसके कारण डिले हो रहा है। रही बात प्रियंका की, देखिए, प्रियंका जो भी महिलाओं के बारे में कोई भी अनाउंसमेंट होगी, वो ये आपको मैं एक चीज बताऊं, कांग्रेस जो रिशफल है एआईसीसी का, वो रुका क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं चाह रहे कि प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी रहे। वो नहीं चाह रहे, वो उनको बोला जा रहा है कि आप एज सीडब्ल्यूसी मेंबर
आप कांग्रेस के लिए कैंपेन करो, पूरे देश में कैंपेन करो, लेकिन आप जनरल सेक्रेटरी नहीं रहो, क्योंकि कांग्रेस जब राहुल गांधी ने छोड़ा था अध्यक्षता, तो उन्होंने ये एक लिया था, फैसला किया था कि गांधी फैमिली से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा, और वो हो चुका हुआ है। और वो ये भी नहीं चाह रहे कि गांधी फैमिली का कोई जो है सदस्य वो उस एआईसीसी ऑफिस बेयरर्स में रहे और खड़गे के ऊपर एक दबाव बना रहे कि देखिए वहां प्रियंका गांधी है, वो जनरल सेक्रेटरी है, लोग उसी के पास चले जाए काम के लिए। लेकिन ऐसा नहीं ये है कि इसीलिए एक वजह है कि वो एआईसीसी का जो रीशफल है वो काफी दिनों से रुका पड़ा है। रही बात जो ये अनाउंसमेंट्स हो रही है, जो भी महिलाओं संबंध कोई भी ऐसी घोषणा होगी कोई, वो प्रियंका गांधी ही करेगी, चाहे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा, और राजस्थान में भी, या तेलंगाना में भी, कहीं भी ये होगा। वो एक जो है महिलाओं के रोल में उसका जो है, जैसे अब देखा हमने कि सरकार ने 33% रिजर्वेशन बिल जो है विमेन पास करवा दिया, तो उसका एक ये काट करने के लिए ये इनको आगे बढ़ा रहे हैं और इनके थ्रू योजनाएं अनाउंस करवा रही है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी वर्सेस प्रियंका गांधी है, या राहुल गांधी का वर्चस्व कांग्रेस में कम हो चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है नीरज। शेखर जी के पास चलते हैं। शेखर जी, मुझे एक चीज समझनी है आपसे। महिलाओं के पीछे इतना बड़ा पुश था बीजेपी का, पीएम मोदी का वुमेन रिजर्वेशन बिल आया। जब टिकट्स की लिस्ट आ रही है, कैंडिडेट्स की लिस्ट आ रही है, तो वो लिस्ट में हम अभी भी महिलाओं की संख्या, तादाद मान लीजिए 7%, 8%, कभी 10% से ज्यादा नहीं दिखता है। और दोनों तो पार्टीज में है ये, दोनों बिल्कुल ठीक पार्टीज है। में। तो बिल्कुल इस तरीके से ये चीज मतलब अभी तो आपने पार्लियामेंट में बिल पास किया है, आगे जब मजबूरी में करना होगा करना होगा, हो सकता है लोकसभा में जाए। लेकिन एज फार एज दिस 5 स्टेट्स इलेक्शन इज कंसर्न, मुझे नहीं लगता कि कोई सीरियसली इसको ले रहा है, या शायद अभी उनके पास कैंडिडेट नहीं है। नीरज जी, ना केवल महिलाओं को लेकर, आप देखें जिस तरह पहले बीजेपी के नेतृत्व ने सोचा कि बहुत चेंजेस लाएंगे, नए फेसेस लाएंगे, बहुत कुछ एक प्रकार से एक नया जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे, वो मामले में भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे बीजेपी थोड़ा बेटर कर दी है लीडरशिप। और जहां उनको लगा कि भाई जो पुराने बड़े सात्राफ हैं, उनसे ना पार्टी का कुछ फायदा हो रहा है, ना कोई बड़ा कुछ पार्टी में उत्साह बढ़ रहा है, उनको किसी तरह भाई उनको कहें भाई नमस्ते करें, या उनको कहें भाई आप थोड़ा आप और नेक्स्ट जनरेशन को अलाउ कीजिए, ये जो बड़ा प्लान था। ऑफ कोर्स ये बड़ा कैलिब्रेट करके वो करना चाहते थे, लेकिन अभी जो लग रहा है, आप राजस्थान ले लीजिए। अब राजस्थान में पहले जो लिस्ट आई, उसके बाद कहा गया भाई और भी एमपीस को लगा देंगे, लेकिन वहां भी ये नहीं हुआ। और दूसरी तरफ से वसुंधरा राजे को भी तो ऑफ कोर्स वसुंधरा राजे कंटेस्ट तो करती, लेकिन उनके लोगों को, कई लोगों को टिकट दे दिए। मतलब एक प्रकार से सिग्नल हो गया, एक प्रकार से पीस ट्रूस हो गया कि भाई अभी इस समय हम कुछ नहीं कर रहे। थोड़ा बहुत जहां चेंज है, वर्स्ट केसेस है, वहां टिकट नहीं दिए। जो पहली लिस्ट में था, जिसको लेकर आपने देखा होगा नाराजी वसुंधरा के कैंप पे था, और नॉन वसुंधरा राजे कैंप में भी था, भाई क्या हमें नहीं मिला। लेकिन वो थोड़ा कुछ हुआ, लेकिन बाद में आप देखेंगे कई सीटें रिलीज हो गई, लिस्ट रिलीज हो गई और कई लोगों का अकोमोडेट किया गया। तो एक ये बात है। दूसरी बात, मैं सहमत हूँ औरंगजेब जी से कि देखिए मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के लिए भी आप देखिए कई जगह पे जहां कैंडिडेट्स अनाउंस हुए, औरंगजेब जी ने जिक्र किया जो भूपेंद्र यादव के जी। साथ वहां पे किस तरह प्रदर्शन, कई जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं, बड़े अनहैप्पीनेस है, प्रदर्शन हो रहे हैं। एक दूसरी तरफ कांग्रेस के हमने जो कपड़ा फाड़ो जो एपिसोड हमने देखा, यहाँ पे प्रदर्शन हो रहे हैं, कई लोग विद्रोह के रूप में जाके रिबेल कैंडिडेट बनने को जा रहे हैं। दो कोशिश हो रही है किसी तरह उनको मनाने के लिए। इसका मतलब लग रहा है कि एक तरफ से वैसी स्थिति बड़ी टाइट थी दोनों पार्टीज की, ये बात कांग्रेस में भी है। कांग्रेस में भी बहुत रिएक्शंस है कई लोगों के पास, क्योंकि देखिए जो एस्पिरेंट्स है उनके पास धनराशि की कमी नहीं है, पहले से तैयार करके बैठे, बस टिकट मिल जाए। अब टिकट नहीं मिल रही तो वो पीछे नहीं हट सकते, अपने जी। समर्थक को तो इकट्ठे कर लिए, तो वो चुनाव में लड़ने का ही फैसला ले रहे। जब दो तरफ हो रही है, एक तरफ एक्शन की बात की जा रही है, भाई आप ये करोगे तो पार्टी से निकाले जाओगे या सस्पेंड हो जाओगे, या दूसरी तरफ कहा जा रहा है भाई या फ्यूचर के लिए कहीं हम आपको अकोमोडेट नहीं करेंगे। लेकिन जो प्रेशर बढ़ गया है, कई जगह पे रिबल्स देख रहे हैं, कम से कम 22 जगह पे मध्य प्रदेश में रिबल्स की अभी तक की जो जितनी जो पिक्चर है, 22 जगह पे बीजेपी की रिबल्स खड़े होंगे। तो ये
ज्यादातर नुकसान करने की संभावना ज्यादा है। तो ये सब कुल मिला देखा जाए इस चुनाव में मुझे लगता है कहीं ना कहीं कर्नाटका का जो बिटर एक्सपीरियंस रहा वो भी पीछे है। भाई ज्यादा करेंगे तो इतनी नाजुक बन गई है। अच्छा वैसे देखिए 2018 तो सामने है, कांग्रेस तीनों स्टेटों में जीती थी, फिर भी लोकसभा में और कुछ हुआ। लेकिन बीजेपी को ये पता है कि भाई ये जो नैरेटिव जो है, कौन जीतता है ये असेंबली चुनाव, उसका क्या असर पड़ेगा लोकसभा में। जो नैरेटिव पर, मैं बार बार कहता हूँ नैरेटिव पर, वो नैरेटिव को लेकर उनको लग रहा है भाई अभी ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। जहां बहुत जरूरी है, लगता है भाई आप सिटिंग को खड़ा करोगे तो मतलब 100% गारंटीड हार जाओगे, पार्टी हार जाएगी, तो वहां जाके ये चेंज कर रहे हैं। या तो किसी तरह कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। और ये छत्तीसगढ़ में भी जो कांग्रेस की जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही है कि भूपेश बाघेल ने काफी कॉर्नर कर लिए सीट्स। तो बाकी जो नॉन बाघेल ग्रुप के जो भी है वो तो नाराज है, लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि भूपेश जी का अपना कमांड कंट्रोल एकदम टाइट है। तो ये कुल मिला देखा जाए इस चुनाव में, देखिए दोनों मेजर पार्टीज के, कांग्रेस हो या बीजेपी, कुछ करना चाहते नहीं, कर नहीं पा रहे। मतलब ये हालत, ये क्योंकि राहुल जी भी चाहते हैं कि भाई ये पुराने वालों को हटाओ, नए वालों को ले आओ, लेकिन और कर नहीं पा रहे। मतलब उनकी भी इच्छा है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सोच पार्टी को लेकर मैं कह रहा हूँ, और राहुल गांधी जो चाहते हैं अपने पार्टी में और कैसे और यंग लोग आए, दोनों के सोच एक ही है, लेकिन तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मुसीबत सेम है। मतलब कर नहीं पा रहे। वुमेन अच्छा रिजर्वेशन बिल के साथ साथ सर ओबीसी भी कहीं भी राहुल गांधी जितनी ओबीसी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, वो भी नजर नहीं आया कि 33%, 27% या कुछ इस तरीके से कुछ एक सर्टेन नंबर ऑफ रिस्पेक्टेबल परसेंटेज को टिकट दिया जाए। नहीं, ओबीसी मामले में भी थोड़ा राहुल जी को भी सलाह दी गई कि आप उस स्लोगन को ज्यादा मत कहिए, मतलब इसको यूज मत कीजिए, उसकी स्पिरिट को हम कर लेंगे, लेकिन उसको स्लोगन के रूप में ज्यादा फोर्स मत दीजिए। वो वाला स्लोगन, जितनी आबादी उतनी हक, वो कहीं ना हाँ, कहीं उनको लग रहा है भाई इससे कोई बाकी लोग भी नाराज हो जाएंगे। इस वक्त चुनाव के टाइम में इस स्लोगन से को फायदा, जो देखिए कोई फायदा तो होने वाला नहीं है, लेकिन बाकी कोई सेक्शंस को एंटेगनाइज कर सकते हैं, इसलिए आप नुकसान ना हो जाए। अभी राहुल जी को भी थोड़ा बताया गया, और राहुल जी भी और वो स्लोगन अभी ज्यादा यूज नहीं कर रहे, हाँ, मैंने कम से देखा कम। वो शांत शांत है उस इशू पे अभी थोड़ा। वो स्लोगन है वो, जितनी आबादी की बात छोड़ दिए, भाई सबको हक मिलना चाहिए, वो ठीक है। तो ये देखिए, ये चुनाव ऐसा है नीरज जी, हमने देखा है जित कित कई चुनाव हमने देखे हैं। नेतृत्व का सोच एक होता है, इच्छा शक्ति एक होती है, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो जो ग्राउंड रियलिटीज है ना, वो हर पार्टी को सामने मारता है, मुंह पे आके मारता है। कर्नाटका में देखिए, मतलब सही कारण थे, मतलब देर वर गुड रीजंस। भाई येडियुरप्पा का इतने, वो बुजुर्ग हो चुके थे, इतने एक्टिव नहीं थे, थोड़ा एज का रिफ्लेक्ट कर रहा था, जी। और ज्यादातर कित एंड किड का चल रहा था ज्यादा। मतलब इतना तक उनके दामाद, दामाद के फादर मदर, मतलब संबंधी ज्यादा उनकी भी इन्फ्लुएंस आने लगी थी, ये भी सच बात है। लेकिन जब चेंजेस किए, उसका भी आपने देखा बीजेपी को कितना भोगना पड़ा। ये जी। नहीं कह रहा को ये ना करते तो बीजेपी के लिए बहुत अच्छा होता, वैसे एंटी इनकम्बेंसी था, लेकिन ये बड़े फैक्टर्स थे। जी। मैं नीरज आपका एक बार रोल अदा करना चाहता हूँ। मैं शेखर जी से एक सवाल पूछना, क्या अगर बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को एक साल पहले बदल जाते, क्या आपको नहीं लग रहा कि इस टाइम कुछ और स्थिति होती बीजेपी की मध्य प्रदेश में? नहीं, बिल्कुल नहीं होती औरंगजेब, क्योंकि अच्छा। ये बात एक साल पहले भी आई थी पार्टी के सामने, नेतृत्व ने डिस्कस किया। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान देखिए, वो एंटी इनकम्बेंसी से नहीं है उनकी परेशानी, जो पार्टी की परेशानी, क्योंकि वो बड़े ओबीसी लीडर हैं। और ये जो उनकी जो 19 साल रही है, 19 साल से ज्यादा, उसमें काफी उनकी उपलब्धि रही है, एंड उनके साथ कई सेक्शंस बड़े आइडेंटिफाई होते हैं। बात आती है पैन मध्य प्रदेश, जब इफेक्ट देखा जाए, एक फिटिंग फैक्टर आ गया। देखिए इस बार पहली बार एक फैक्टर देख रहा हूं, एक होती है एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि सत्ता पे इतने साल रहे, उसके वजह से नेगेटिव फैक्टर। यहाँ पे फिटिंग एक नया कॉन्सेप्ट है, जहां लोगों को लग रहा है भाई ये तो देखे हमने, भाई वाई नॉट ट्राई द न्यू। तो उस फैक्टर से ज्यादा, और इनको लगा, पहले में वो सोच रहे थे भाई लोकसभा चुनाव तक शिवराज सिंह जी को कई केंद्र पे नहीं लाना। मुझे लगता है अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत जाती,
या सरकार बनने की स्थिति में आ जाती, दोबारा फिर बनेंगे शिवराज सिंह चौहान, कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो रहेंगे ही। और लोकसभा चुनाव के बाद मुझे लगता है कि पार्टी जरूर उनको रिक्वेस्ट करेगी, आप दिल्ली शिफ्ट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो ले लीजिए, या कृषि क्षेत्र ले लीजिए, या रूरल डेवलपमेंट ले लीजिए। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का देखिए एक बात है, उनकी स्टाइल से नाराजगी कम है, लेकिन लोग बोर्ड हो चुके हैं। अच्छा। देखिए वोटर का एक बोर होता है, भाई यार देख चुके हैं, हम्म। तो वो एक सर, फैक्टर है। किसी तो कुछ मुझे दिन तो जी ये जी तय हुआ था कम से कम लोकसभा मतलब असेंबली चुनाव और उसके पश्चात लोकसभा चुनाव, ये दोनों में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में रहेंगे, नतीजा कुछ भी हो। शिखर जी, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो भी भेजा था कि मध्य प्रदेश के किसान नाराज हैं एमएसपी को लेकर के और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के। हालांकि मैं और आप दोनों अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि हो सकता है कि वो एक नैरेटिव की कोशिश हो, बट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई दिखी थी। और ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार एमपी में बीजेपी को किसानों का साथ कम मिलेगा। देखिए हो सकता है, और पूरे इलाके में मतलब पूरा मध्य प्रदेश में नहीं है। जी देखिए मध्य प्रदेश का अलग अलग रीजन है, मालवा रीजन है, बुंदेलखंड है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इतना सीजनल फैक्टर्स हैं, देखो फार्मर्स को लेकर। अब कई इन्होंने किसान निधि, किसान सुरक्षा कार्ड और किसान ये बीमा योजना कई इन्होंने किया है, देखिए वो तो किया है। लेकिन बात यही आती है कि एमएसपी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की फैक्टर, और सही समय पे जब उनकी मार्केट रेडी नहीं है, फिर बात वही चीजों पर आती है जिस बात को लेकर दूर करने के लिए मोदी सरकार ने फार्म बिल की सोची थी। मैं वही जिक्र कर रहा हूं, देखे वो तो इतना पॉलिटिकल ऑपोजिशन एक पंजाब से हो गया तो हट गया, लेकिन जब तक आप उसमें ज्यादा मार्केट नहीं खोल पाएंगे, जो किसान है के लिए अपने प्रोड्यूस का मिलना अवश्य हो सकता है। वो फार्मर बिल एज इट इज वाज नॉट अ सोल्यूशन, बट डेफिनेटली अगर लॉन्ग टर्म देखेंगे, चुनाव से हट के देखना है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। जहां देखिए क्या किसान क्या चाहता है कि उत्पादन के लिए सादा साधन मिले, एक सस्ता रेट पे मिले, उसके बाद जो पैदावार है उसके लिए अच्छी रेट मिले, यही तीनों चीजें चाहता है। और इसके लिए जो भी उसकी फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए वो मिलना चाहिए। देखिए ये मिलते हैं, लेकिन एक फैक्टर जो बार बार जो आता है, कभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अवश्य मोदी सरकार ने बहुत कोशिश करके फर्टिलाइजर को पूरे प्राइसेस को दबा के रखा है, क्योंकि जी एक जी, समय कल था भी कल भी कल भी कितनी घोषणाएं हुई कि खाद पे क्योंकि सब्सिडी। क्योंकि फर्टिलाइजर वाला को लेकर बहुत परेशानी, क्योंकि एक समय शॉर्टेज हो गया था, क्यू में लग गए थे वो सारे, ये कभी रिविजिट नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं कि किसान की प्रॉब्लम रहेगी, चुनाव के बाद भी रहेगी, लोकसभा चुनाव में भी ये बड़ी मुद्दा बनेगी। लेकिन जो सॉल्यूशंस है, देखिए जो सॉल्यूशंस के लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत है, और क्योंकि सबने मिलकर तो वो फार्म बिल को ये कर दिया, और सरकार की भी स्थिति देखकर और पंजाब की हालत को देखकर, खास करके लॉ एंड ऑर्डर और एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स की जो ये देखकर ये पीछे हट गए थे। लेकिन आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि फार्म बिल वापस ले रहे, तो यही बोले, ये नहीं बोले कि बिल खराब था, ये बोले कि हम उन किसानों को, भाइयों को कन्विंस नहीं कर पाए। जी इसका मतलब कि दोबारा अगर ये सरकार बनती है, फिर मोदी जी आ रहे, ये फार्म बिल को जरूर रिविजिट करेंगे नीरज जी, और दूसरा रूप हो सकता है रूप में आ जाए। ठीक है सर। मेरे ख्याल से नैरेटिव तो ये बनाने की कोशिश की गई थी कि एमएसपी, जो दावा किया जाता है कि एमएसपी है, एमएसपी कहीं नहीं गया है और एमएसपी रहेगा, वो दावा खोखला साबित हो रहा है, क्योंकि एमएसपी पे चीजें नहीं खरीदी जा रही हैं। बीच में हम औरंगजेब को लाते हैं और चलते हैं तेलंगाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। वहाँ पे बीजेपी की लिस्ट आई कुछ दिन पहले, और उसमें राजा सिंह की वापसी हुई। अ, औरंगजेब भाई बताएंगे इससे कुछ किसी तरीके से कांग्रेस के खेमे में किसी तरीके से थोड़ी सी भी चिंता है कि बीजेपी वापस आ सकती है, या बीजेपी का जो जनाधार कम होता देखा गया था ओपिनियन पोल्स में, उसमें कुछ बाउंस बैक मिल सकता है। नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। बहुत ही और भी गिर रहा है। देखिए अभी बीजेपी में शामिल हुए थे कोमती रेड्डी, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिजनेसमैन है। प्राइम मिनिस्टर खुद उनको लेके आए थे। वो कल उनकी बात आ रही है कि वो छोड़ के वापस जा रहे हैं कांग्रेस। तो और हुजूराबाद से वो लड़े थे, हार गए थे, और बहुत बड़ा पैसा उस इलेक्शन में खर्चा हुआ।
बीआरएस की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से, उन्होंने खुद लगाया था कैंडिडेट जो थे। तो मुझे नहीं लग रहा है इससे, हाँ, इनके राजा सिंह के होने से शायद ये जो हैदराबाद सिकंदराबाद एरिया में है वहां पे कोई जो असर हो सकता है थोड़ा बहुत, मुझे ज्यादा असर। देखिए, काफी तक अब ये बीआरएस वर्सेस कांग्रेस लड़ाई हो रही है, और बहुत ही ये कह सकते हैं अभी कि जब जैसे शेखर जी अक्सर कहते हैं धनराशि का जो देखना है कि किसका जोर है, अदरवाइज अभी जो है ऑलमोस्ट 50-50 पे आ गया है, जो कांग्रेस बहुत नीचे थी पहले। हो सकता है कि ये लास्ट मिनट पे कहाँ चली जाए, मैं ये लड़ाई वो देखने वाली है, और उसमें धनराशि का बहुत बड़ा एक रोल होगा कि किस तरफ ये फाइनली चला जाए ये चुनाव। लेकिन एज ऑफ नाउ बीजेपी काफी नीचे आ गई है, और मुझे लग रहा, आज हमने डिस्कस किया कि एक बड़ा कारण था कि जैसे बंदी संजय को उन्होंने हटा दिया, कैसे ये सब बाहर से जो इंपोर्ट्स ला रहे थे उनको थोड़ा सा प्रमोट कर रहे थे, जो अपना इनका कार्डर था उनको उनको उनके ऊपर उनको ये किया जाता था सुपर वो। लेकिन ओवरऑल ओवरऑल इस टाइम ये है कि तेलंगाना का जो मेन है लड़ाई है वो बीआरएस वर्सेस कांग्रेस है। और मैं अभी कांग्रेस को एज नहीं दे रहा हूं, क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ी तादाद है मुसलमानों की, और जो केसीआर से अभी पूरी तरह इतना नाराज नहीं है जितना प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और वो एन मास अगर वोट डालते हैं तो काफी फर्क पड़ जाता है, जो हमने लास्ट इलेक्शन में भी देखा। तो इसलिए, और ये अभी ये कहना है कि कांग्रेस आगे चली है, मुझे नहीं लग रहा है वो ठीक हालत हो गए, ठीक हम उस सिचुएशन में आए हैं कि बोलने के लिए। शेखर लेकिन जी। कांग्रेस वर्सेस बीआरएस है। जी। शेखर जी से क्विक कमेंट लेते हैं राजा सिंह पे। आपको कहीं लगता है कि राजा सिंह को, दो दो सवाल हैं और दोनों ही आपस में ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, सवाल ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। पहला तो ये कि अगर इनको लाना ही था तो हम कहते हैं वॉज इट टू लिटिल टू लेट। हो सकता है कि 6 महीने पहले ये लेकर के आ जाते तो कुछ इंपॉर्टेंट इनको असर दिख सकता था। दूसरी चीज ये, इसका ठीक उल्टा सवाल कि राजा सिंह जैसे पर्सनालिटी को वापस पार्टी में लेकर के आना, पहले या तो पहले निकालते नहीं, आप निकाल दिया तो आप निकाल करके रखते, वापस लेकर के आए, तो इसका मतलब तो ये भी है ना कि आप कहीं ना कहीं कंसीड कर रहे हैं कि यही रास्ता है उनके चुनाव जीतने का। और जो लोग भी कहते हैं कि कम्युनलिज्म या गलत तरीके से बयानबाजी करके इनके नेता चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं, वो एक ठप्पा इन पे सही साबित होता हुआ दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल नीरज जैसा है। राजा को पहले नहीं ले सकते थे, और इसका कारण क्योंकि आपने अच्छी तरह मालूम है उनकी भाषण को लेकर किस तरह की उनकी इमेज बन गई थी, और पार्टी के लिए नेशनल लेवल पे जो डैमेज हो रही थी, इसीलिए वो निकाले गए। अब सवाल आ गया है कि जैसे औरंगजेब अभी बताए, जब से इन्होंने बंदी संजय कुमार को हटा के, क्योंकि इटाला राजेंद्र को कैंप को सेटिस्फाई करना था, जो लोग बीआरएस से आए उनको भी कंट्रोल में रखना था, और जाके किशन रेड्डी को जब से इन्होंने भेजा, और किशन रेड्डी की ऐसी पर्सनालिटी है और उसकी ये भी ऐसी है, उसको लग रहा है कि भाई उसकी वजह से ही कहीं बीजेपी सीरियस नहीं है। ये जो पहला जो हटाने के बाद जो एक इमेज बन गई पार्टी की, और कार्यकर्ता के अंदर, बीजेपी के कार्यकर्ता के अंदर एक प्रकार से एक डलनेस आ गया, भाई ये पार्टी ने क्या किया, बड़ी स्पीड से जा रही थी, क्या कर दिया पार्टी, जो बड़ा नुकसान किया है। अब जो बेशर देख रहे भाई राजा को वापस लेना, ये और भी डेस्परेशन दिखाता है। जी। देखिए, राजा वो जितने भी इन्फ्लुएंस होगा उसी लेवल पे, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को उनको टिकट भी दे दिए, तो उस लेवल का ही होगा जिस वो कॉन्स्टिट्यूंसी के। हाँ ठीक है। देखिए एमआईएम में दूसरा साइड में आप देखिए, राजा इज बीजेपी आंसर टू सम एमआईएम लीडर्स, जी। जिनकी भाषण को अब टेलीवाइज नहीं होता, जैसे ओवैसी के भाई है अकबरुद्दीन, जी। उसी टाइप का मैच का है ये। तो ये रखते हैं कि वो भाई हमारे यहाँ भी इस टाइप के नमूने हैं जैसे वहां है। देखिए आपके जो असदुद्दीन ओवैसी तो वो अलग इमेज है, एक बैरिस्टर की इमेज है, वो अलग है। लेकिन उनके जो डाउन द लाइन रैंक्स है, वो भी बड़ा कड़े लीडर्स रखे जो अपनी वोट को एकदम टाइट रखे। और आप जानते हैं, पुराने हैदराबाद इलाका हो या पुराने जो निजाम एरियाज है, वहां पे एमआईएम की जो जितने लीडर्स है वो सारे बड़े हार्डकोर टाइप है, जो अपनी वोट को एकदम करके रखते हैं ताकि वो कांग्रेस को ना चला जाए, और हो सके जहां बीआरएस को मदद करे।
और अभी तो बड़ा क्लियर है कि ओवैसी और केसीआर के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और जहां जरूरत है ओवैसी भी अपने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कांग्रेस को अटैक करने में। और मुझे लगता है कहीं बीजेपी के अंदर भी ये सोच आ गई है, भाई हम तो पहले जो थे उस स्थिति में नहीं है, लेकिन कांग्रेस नहीं जीतना चाहिए। केसीआर जीत जाए में हमारे नुकसान कोई नहीं है, जितना कांग्रेस जीते, क्योंकि कांग्रेस जीतने से तो टर्बो पावर आ जाता है ऑल इंडिया। बिल्कुल। केसीआर जीतते हैं तो एक फ्यूचर पोटेंशियल वाला ही है। जी सर, ये सब चीज के बीच में चलते चलते एक कमेंट ले लेते हैं आपसे और औरंगजेब भाई दोनों से। सडनली अब मुझे मालूम नहीं ये टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट है या शायद ये प्री शेड्यूल्ड था। कल ये घोषणा हुई कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा और प्रधानमंत्री के हाथों होगा। क्या इसका कोई फर्क लास्ट मोमेंट, हम तो लास्ट मोमेंट ही कहेंगे क्योंकि मे बी 15 दिन से लेकर के 1 महीने बच गए हैं चुनाव में, कोई फर्क पड़ेगा चुनाव पे? शेखर जी आपसे शुरू करते। तो देखिए, राम मंदिर को ये पहले सबको पता था कि जनवरी 21 से 24 के बीच में होना है। जी। ये इट्स वेल नोन, मतलब होना है, क्योंकि मकर संक्रांति के बाद वो वहां पे जो भी पूजा कार्यक्रम है, प्राण प्रतिष्ठा है, वो सब है। लेकिन विजयदशमी के दिन मोहन भागवत जी का वहां दशहरा के जो संबोधित करते हैं हर साल, जी। वहां पे जो संबोधित करते समय उन्होंने जो डेट की ऐलान किया, उन्होंने हम्म। 22 जनवरी 22 का डेट देना, उसी दिन शाम को द्वारका में रामलीला फंक्शन में प्राइम मिनिस्टर का कहना, भाई कई मुद्दे हमने ये किया, और जो राम मंदिर बनना एक प्रकार से लोगों की पेशेंस को जताता है कि भारत के लोग बहुत पेशेंटली वेट किए इसके लिए। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि राम मंदिर इश्यू लोकसभा चुनाव में एक अचीवमेंट के तौर पे, जैसे 370 और महिला आरक्षण, ये भी एक मुद्दा है जो ये नहीं करेंगे। साथ में जो मोहन भागवत जी का बड़ा इंपॉर्टेंट ये था कि हम सब मंदिर उस दिन जा नहीं पाएंगे सुरक्षा और अन्य कारण से, इसलिए हम कहेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, अपने स्वयंसेवकों को, कि आप जाके सब जगह, गांव में, हर शहर में, ये जो राम मंदिर की जो पुनर्स्थापित हो रही है, जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसको मनाइए। जी। तो इसमें वीएचपी भी एक कार्यक्रम घोषणा कर दी, दिवाली तक। अच्छा, वैसे अयोध्या में दीप उत्सव होता है, 3 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाते हैं सरयू नदी के दिए में, पार में। तो आप देख सकते हैं कि मैं हमेशा मानता हूं राम मंदिर जैसा मुद्दा जो है वो अगरबत्ती का काम करता है, कि आप सब कुछ तैयार कर दिया, अगरबत्ती जला दिया, मतलब वो मूड बन जाता है। और इस बार ये बात बहुत सीरियस है, क्योंकि देखिए, बीजेपी के लिए राम मंदिर पिछले 20 साल 25 साल से एक आंदोलन था, और उस आंदोलन का फ्रुक्टिफाई होना थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, उसके बाद एक बड़ा चुनाव आ रहा है। तो मतलब इट इज इम्पॉसिबल बीजेपी नॉट टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन। नहीं नहीं, वो सर मैंने लोकसभा में तो होगा ही होगा, विधानसभा चुनाव पे इम्पैक्ट की बात कर रहा था कि इतने लास्ट मोमेंट पे ये अनाउंसमेंट हुआ है, मे बी 15 दिन से लेकर के और 1 महीने तक चुनाव बच गए हैं। औरंगजेब भाई बताएंगे कुछ आपको इसका असर? मेरे मुझे ख्याल भी, से मैं शेखर जी से ही इसमें एग्री करता हूँ कि मुझे नहीं लग रहा है कि राज्यों में ज्यादा फर्क पड़ेगा। बट ये मुझे जो लग रहा है कि 22 जनवरी को बीजेपी का लोकसभा चुनाव का कैंपेन स्टार्ट हो रहा है। ये इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि 22 जनवरी को ही लोकसभा चुनाव का कैंपेन स्टार्ट हो रहा है। मुझे इतना नहीं लग रहा कि इन 5, देखिए कहीं ना कहीं ये तो जरूरी है, इशू तो उठाएंगे बीजेपी, इस पे बिल्कुल हर जगह जाएगी, बोलेंगे कि देखिए हमने ये अचीव किया है, एक अनअचीवेबल जो लग रहा था तो हमने अचीव किया, उसका तो देखिए कहीं ना कहीं रेजोनेंस तो होगा। लेकिन क्या वो रेजोनेंस इतना होगा कि वो जो आजकल के हालात है उनको पलट दे, ये कहना अभी मुश्किल है। जी। तो कुल मिलाकर के हम यही समझ पाए हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसको भुनाने की कोशिश करेगी, हो सकता है कुछ फायदा भी हो जाए, हो सकता है वोट्स के कंसोलिडेशन का गेम फिर से चालू होगा। 22 तारीख को आपने बताया आपके हिसाब से बीजेपी का कैंपेन चालू हो रहा है, लेकिन नहीं धीरज जी, एक बात जोड़ना चाहता हूँ। जी। कांग्रेस भी इसको फायदा ले सकती है अगर राहुल जी मंदिर का जो पुनर्स्थापित होना का स्वागत कर दे, जी। और प्रियंक, और ये, हाँ, क्योंकि ये जो कई अभी रिवर्स वाली चीजें हो रही है, अब मैं देख रहा हूँ कुछ वामपंथी के असर से, वामपंथी इंटेलेक्चुअल्स के असर से कांग्रेस के कई नेता फिर शुरू कर दिए पुराने गाने,
जब जी मंदिर बन चुका है और सब सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट सब हो चुका है, फिर वो बातें कह रही है नहीं वो तो ऐसा नहीं था, ऐसा होना। अब ये वाला गाना ना गाए, जी वो भी जाके भाई पहले क्रेडिट ले ले, भाई हम भी चाहते थे, मंदिर चाहते थे करके। मुझे लगता है वो भी ये जितनी आबादी उतनी हक छोड़ के ये अगर पकड़ ले, बिल्कुल राम मंदिर को आने का स्वागत करते हैं, आस्था का सवाल था और हम चाहते हैं कि वहां बड़े भव्य मस्जिद भी बने, लोगों के अंदर ये करे करके आगे फॉरवर्ड कर लेंगे। जी जो मुझे नहीं लगता कांग्रेस नेतृत्व में उतनी डेयरिंग होगी, ये डेयरिंग कह रहा हूं, जी क्योंकि कांग्रेस कभी भी रिवाइव नहीं हो सकती जब तक आप जो पहले जो ये था, ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व कहिए, मैं तो सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं कहूंगा, मिडिल पाथ जो कांग्रेस की हमेशा रही है, जी तो वो अगर वो किसी तरह कर ले, इट विल बी वेरी बोल्ड स्टेप और बीजेपी के लिए एक नई मुसीबत हो जाएगी। लेकिन क्योंकि जब ये तक कोई स्पेस विरोध करने को नहीं है तो फिर मुद्दा क्या है? ये स्पेस अरविंद केजरीवाल ले चुके हैं ऑलरेडी। अब राहुल गांधी को भी वही नहीं। क्लेम रिक्लेम करना मैं पड़ेगा। आपको नीरज याद लाऊंगा, शेखर ने बड़ी अच्छी बात की। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और उस दिन जो कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल ब्रीफिंग हुई, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि हम बुनियाद तो हमने ही रखी थी इसकी शिलान्यास करके, तो इसलिए ऐसा कुछ है। तो उन्होंने यानी ताला खुलवाने की बात। ताला खुलवाने की बात, बिल्कुल उन्होंने ये बात बोली ऑफिशियल पोडियम से। उन्होंने कहा कि ये जो आज हुआ है इसका हमने सारा श्रेय हमें देना चाहिए, कि उन्हें हमने इसका स्टार्ट किया था। नीरज जी, अगर पुराने कांग्रेस नेता जैसे प्रणब मुखर्जी, आप जो बड़े बड़े नेता रहे हैं, वो अगर होते, इस समय यही कहते भाई जी हमने बीजेपी का तरीका को हमें अच्छा नहीं लगा इसलिए हमने विरोध किया, लेकिन हाँ मंदिर तो वही होना था। हमने तो ये करके अगर रिवर्स मार देंगे, वो देखिए ये प्रॉब्लम, ये जो कभी कभी आप सेकुलर और ये में फंस जाएंगे ना, कम्युनल वाले में, जो कांग्रेस कई सालों से फंसी हुई है, जिसके वजह से मुझे लगता है कि जो बीजेपी की डोमिनेंट पोजीशन को रिकैप्चर नहीं कर पाए। लेकिन ये करने के लिए सोनिया गांधी या राहुल गांधी स्वयं इच्छुक होंगे, वो अलग बात है। मुझे वो सर मुझे मेरा डाउट है, वो डाउट है, लेकिन करने से मुझे लगता है बीजेपी के हाथ से एक प्लंक निकल जाएगा। भाई मंदिर नहीं बन गया, कोई विवाद नहीं है, एक बड़ी मस्जिद भी बन रही है, वहाँ बड़े हॉस्पिटल्स होंगे, बहुत चीजें होंगे, और अयोध्या का पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है वो जोन का, जी जी इसमें जी जी सबको फायदा होगा। अगर जी ऐसी अगर कांग्रेस किसी तरह कर सकती है, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकती है, सीताराम येचुरी कुछ भी कहे फिर भी ये करे, तो मुझे लगता है कि राम मंदिर इश्यू में आप 50% क्रेडिट नहीं, कम से कम 25% क्रेडिट की गुंजाइश है। लेकिन एक चीज और याद आया मेरे को, कमलनाथ से पूछा गया कि हिंदू राष्ट्र की बात पे, तो हम्म उन्होंने कहा कि ये बताए कि इस देश में कितनी आबादी हिंदुओं की है, तो उन्होंने कहा 80% हिंदू है। तो ये तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, इसमें हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत ही नहीं है। वही तो वही भाई, पुराने, नहीं आरोग्य जी वही कह रहा हूँ, पुराने कांग्रेसियों को पता है कि दोबारा ये ताला कैसे खोले जो उनके लिए फंसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग रही चर्चा आज की। अगेन फिर हम हाजिर होंगे हमारे दर्शकों के साथ, आप लोगों के साथ भी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।